नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज। लोकसभेची बुलेट या कार्यक्रमात आज आपल्यासोबत एमआयएमचे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी आहेत। त्यांच्याशी आपण आज दिलखुलास बातचीत करणार आहोत। सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, 2024 लोकसभेची तयारी एमआयएम कशा प्रकारे करत आहे? देखिए, एमआईएम पार्टी पूरी कुव्वत से, पूरी जुर्रत से और पूरी मेहनत और लगन के साथ में इस चुनाव में उतर रही है। क्यों तो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को जो संधि और जो मौका ज़िले की जनता ने दिया था 2019 में, उनको भरघोस मतों से, बहुत भारी मतों से जीत के दिया था और बेस्ट पार्लियामेंटर बनकर उन्होंने जो पार्लियामेंट में अपना परफॉर्मेंस दिया, जो उन्होंने अपना नेतृत्व किया, जो लोगों के काम किए और जो ज़िले के अंदर काम किए, सारे समाजों के अंदर एक विश्वास पैदा किया, अमन व अमान पैदा किया। हमारे यही कुछ मुद्दे हैं जो मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे और फिर एक बार इम्तियाज़ जलील साहब तो पूरे ज़िले की जनता फिर से एक बार बहुत सारे ऐतिहासिक मतों से जीत के लेंगे। सर, त्याचप्रमाणे आपण महागाई, बेरोजगारी व शहराला 8 ते 10 दिवसाला मिळणारा पाणी प्रश्न सोडवला नाही, यावर आपले मत काय? देखिए, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंटों ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए था, इन्होंने किसी भी तरीके से महंगाई को कंट्रोल में किया नहीं, जबकि बार बार इसकी आवाज़ उठाती रही। जब आप 2019 का इलेक्शन लड़ रहे थे, भाजपा भी और कांग्रेस भी, बहुत नारे थे इनके कि बहुत हो गए महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार। पेट्रोल को लेकर चले गए 108 110 रुपये लीटर के ऊपर, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, सारी चीज़ें महंगी कर दी। तो देखिए, इसके बारे में बार बार एमआईएम पार्टी ने आंदोलन करते रही और आंदोलन करते रहेंगे। और महंगाई तो बिल्कुल रुकना चाहिए, महंगाई बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए और रोज़गार भी लोगों के बढ़ना चाहिए। तो रोज़गार के जितने भी मौके थे, ये सरकार ने कुछ किए नहीं और लोगों ने कुछ नौजवानों को रोज़गार की तरफ रोज़गार दिया नहीं। सर, रस्त्यावर हातगाड्या लावून व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आपण हक्काची जागा मिळवून देण्याचा प्रयत्न का केला नाही? आजही रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतात, याकरिता आपण काय करणार? देखिए, अब ये जो हकर्स के बारे में आप ये जो हाथगाड़े वालों की बात कर रहे हैं, महानगर पालिका ने हाथगाड़े वालों को उनका एक 22 नंबर दिया है, उसी के साथ साथ उनका जो होता है एक जोन भी बना के दिया, हकर जोन। लेकिन बावजूद उसके कि अब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और गरीब लोग जो होते हैं वो ठेले के ऊपर अपने धंधे करते हैं, अपने कारोबार करते हैं, ये लोगों की संख्या दिन को दिन बढ़ती जा रही है। जितनी ये लोगों की संख्या बढ़ रही है, जितने ठेले सड़क पे आ रहे हैं, आप पूरी तरीके से समझ जाइए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से विफल है नौजवानों को रोज़गार देने में, लोगों को रोज़गार देने में। इसलिए लोग ठेले के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर अपने कारोबार कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रैफिक और वाहतूक को प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से इसकी पुनर्रचना की जाएगी और जितने हैकर जोन हैं उनको हैकर जोन के अंदर हाथगाड्या वालों को उनके कारोबार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, एकीकडे रिक्षा चालक पॅसेंजर सोडण्यासाठी रस्त्यावर थांबले की लगेच त्यांना ऑनलाईन पावती देण्यात येते। रिक्षा चालक रस्त्याचा टॅग भरून सुद्धा रस्त्यावर आपला व्यवसाय करू शकत नाही, त्यांच्यासाठी आपण आपली सत्ता असताना काय काम करण्याचा प्रयत्न केला? देखिए, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के चुन के आने के बाद ये गरीबों के ऊपर होने वाले जुल्म और सितमों को इंशाल्लाह पूरी रोकने की कोशिश की जाएगी। और लेकिन देखिए, जो रिक्शा ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवरों को पूरे ट्रेनिंग करने के बाद में उनको लाइसेंस दिया जाता है, उनको बाइक दिए जाते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है, उनकी भी ये तो पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि उन्होंने सबसे पहले तो बीचों बीच सड़क के ऊपर रिक्शे को किसी भी तरीके से रोकना नहीं चाहिए। आप ट्रेन है, आपको आप जब पूरी ट्रेनिंग लिए ड्राइविंग की, उसके बाद ही आपको जो है तो लाइसेंस और बाइक दिया गया है, तो आप भी लोगों को दुश्वारी ना हो, ट्रैफिक को दुश्वारी ना हो, इस तरीके से अगर काम करिए तो मेरे को नहीं लगता पुलिस प्रशासन बेवजह इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा। सर, दलित समाजाची आपण कामे न केल्यामुळे दलित समाज आपल्यावर नाराज आहे, असा सूर दलित समाजातून निघत आहे, हे सत्य आहे का? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। दलित समाज पूरी खंभीरता से, पूरी मजबूती के साथ में एमआईएम पार्टी यानी कि इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व पर पूरा विश्वास रखता है और इम्तियाज़ जलील साहब ने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया है, दलित समाज की आवाज़ को हर जगह उठाया है, दलित समाज को इंसाफ दिलाने की पूरी बात की है। और हमने सबसे पहले पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि SC ST का जो बिल लाया गया था, अमेंडमेंट बिल, इसके अंदर आवाज़ अगर किसी ने उठाई है और इस आवाज़ को अगर इंसाफ दिलाने का काम किसी ने किया है तो खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असद अवैसी साहब ने और इम्तियाज़ जलील साहब ने। उसी के साथ साथ ज़िले के अंदर कई बौद्ध विहार बनाए हैं, कई समाज मंदिर बनाए हैं जहाँ दलित बसते हैं। वहाँ पर अभी जो जितने भी डेवलपमेंट के काम हो सकते थे, रास्तों के ड्रेनेज के, उनका कराने का पूरा काम पूरा किया जा रहा है। और ऐसा कोई बात नहीं है नाराज़गी की। ये देखिए, कुछ नेताओं का भ्रम है
उनको लगता है कि नेता नाराज तो समाज नाराज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। समाज को सब समझ में आता है कि समाज के हित में कौन बात करता है, समाज के हित की रक्षा कौन करता है और समाज के हितों के लिए कौन जूझता है, कौन लड़ता है। तो समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए, दलित समाज को इंसाफ दिलाने के लिए अगर पूरे जिले में और महाराष्ट्र में अगर कोई एक आवाज़ उठी थी, बुलंद आवाज़, तो वो खासदार इम्तियाज जलील साहब की थी। वही आवाज़ वंचितों की आवाज़ है, वही आवाज़ पीड़ितों की आवाज़ है, वही आवाज़ उपेक्षितों की आवाज़ है। तो ऐसी आवाज़ों के साथ में सारे समाज जुड़े हुए हैं और हमारा ये विश्वास है दलित समाज तो नहीं, दलित समाज के साथ साथ धनगर समाज, उसी के साथ साथ आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, तमाम समाज के लोग इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं और इम्तियाज जलील साहब भी सारे समाजों का आदर करते हैं। यही वजह है कि इस इलेक्शन के अंदर 2024 के इम्तियाज जलील साहब एक ऐतिहासिक लीड लेके इस बार जीतने वाले हैं और सारे समाज के अवाम उनको भारी मतों से जीत के देने वाले हैं। सर, 1-2 उजाड बांधल्याने दलित समाजाचा विकास होतो का? आज ग्रामीण भागातील जनता आपणावर नाराज आहे कारण त्यांना दिलेली आश्वासने आपण पूर्ण केलीच नाही, यावर आपले मत काय? देखिए सत्ता बोले तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि दलित समाजों के उत्थान के लिए, दलित समाजों के उनका दर्जा ऊंचा करने के लिए इन्होंने जो पैकेज निकालना चाहिए था, जो पैकेजेस की डिमांड खासदार इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट में बार बार की और दलित बस्तियों को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैकेजेस की ज़रूरत है, ऐसी डिमांड बार बार खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उठाई। ये काम जो है, तो आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण के अंदर इसमें जो काम होना चाहिए था, आवाज़ उठाना हमारा काम है, लेकिन उस काम को ज़मीन को उतारना सरकार का और गवर्नमेंट का काम है। इसके अंदर गवर्नमेंट पूरी तरीके से विफल और नाकाम हो चुकी है। और देखिए बीजेपी की जो गवर्नमेंट जो इस वक्त प्रदेश में चल रही है और देश में चल रही है, ये मुस्लिम विरोधी, ये दलित विरोधी, ये तमाम गरीब विरोधी। तो ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का संकल्प इस 2024 के इलेक्शन में जनता ने लिया है और इसकी यही वजह होगी कि इस बार के इलेक्शन के अंदर भाजपा को पूरी तरीके से देश से उखाड़ के फेंका जाएगा और दलित समाज, उसी की तरह वंचित समाज जितने, इनकी आवाज़ फिर से पार्लियामेंट में उठाई जाएंगी और फिर से इनको न्याय हक की लड़ाई के लिए फिर से लड़ा जाएगा। सर, प्रकाशजी आंबेडकर यांनी एक विधान केलेलं आहे. त्या विधानात त्यांनी म्हटलेलं आहे की औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरचा खासदार हा आधी मुस्लिम होता आणि दुसऱ्यांदाही मुस्लिमच असणार आणि ते म्हणजे अफसर खान. तर यावर आपला मत काय? देखिए वो एक विद्वान आदमी है। प्रकाश अम्बेडकर साहब का हमने पहले भी कह चुके हैं कि हम उनका बड़ा आदर करते हैं और प्रकाश अम्बेडकर साहब से बहुत सारी बातें भी उनसे फिर एक बार सियासी तौर पर बातें करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पता नहीं कि उनके आसपास में ऐसे वो कौन से लोग हैं जो सच्चाई को उन तक पहुँचने नहीं देना चाहते। और देखिए उन्हें बहुत विद्वान हो सकते हैं, उन्हें बहुत सियासी एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी सियासी भी हो सकती है, उनका सोचना बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन देखिए कोई शख्स और कोई व्यक्ति और कोई व्यक्तित्व वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। देखिए इसका फैसला जनता करती है, नेता कुछ भी कहेंगे। मैं अगर आज मैं कोई भी बड़ी बात कर दूं, इसका ये मतलब नहीं कि वो जनता की आवाज़, जनता खरी कसौटी को परख के देखती है और अवाम ने ये बात को देखा है औरंगाबाद की कि इम्तियाज जलील साहब ने जब पार्लियामेंट जीत के आए तो दलित समाज के अंदर, उसी तरह धनगर समाज के अंदर, उसी तरह आदिवासी समाज के अंदर, अगड़ा समाज, पिछड़े हुए समाजों के अंदर उन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई, उन्होंने प्यार मोहब्बत का एक पैगाम पहुंचाया और सभी समाजों का आदर करते हुए अपना काम किया। तो ये जो मुकाम लोगों के दिलों में बसाया है इम्तियाज जलील साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि आधी बात प्रकाश अम्बेडकर साहब की सही होने वाली है कि इस बार मुसलमान का चेहरा सामने रहेगा, लेकिन मुसलमान बोल के आप देखेंगे, लेकिन ये व्यक्ति इंसानियत वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति सारे समाजों का आदर करने वाला व्यक्ति है, खासदार इम्तियाज जलील साहब। तो इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में इस बार सारे समाज की ओर गिरने वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है ज़मीनी हकीकत हो सकता है किसी को मालूम नहीं, मैं ज़मीनी हकीकत पे हम जुड़ते हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है ये हमको मालूम है, ज़मीन के लोग किस तरह का सोचते हैं, किस तरह की लोगों की अपेक्षा है और लोग किस तरह से जो होता अपना मतदान करने वाले, ये सारी चीज़ों के अनुभव पर हम ये बात कर रहे हैं कि इस बार का इलेक्शन खासदार इम्तियाज जलील साहब सारे समाजों की वोट लेके एक ऐतिहासिक लीड से जीतने वाले। सर, मागच्या वेळेस 25ची MM ला साथ होती, त्यामुळे इम्तियाज जलील निवडून आले होते, इम्तियाज जलील तर मानतात, पण यावेळेस सर MM आणि 25ची युती नाही,
तर यावेळेस निवडणुकीत काही फरक पडेल का सर MIMला? देखिए MIM को मैं बार बार कह रहा हूँ कि खासदार इम्तियाज जलील साहब को इस इलेक्शन में कोई दुश्वारी और कोई परेशानी नहीं है। देखिए यूटी पिछले टाइम हुई थी जबकि परिस्थितियाँ भी वैसी थी, लेकिन अब इम्तियाज जलील साहब को चुन के आने के बाद 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 5 साल का दान का अनुभव उनके पास में है और दलित समाज पूरा हमारे साथ में है। देखिए नेता कुछ भी फैसले कर सकते हैं, नेता राजकीय लेवल के ऊपर अपने स्वार्थ के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जनता जो है तो हमारे नेतृत्व कौन करेगा, हमारा लीडर कौन होगा, कौन हमारे हक की आवाज़ को उठाएगा, कौन वंचितों की आवाज़ को उठाएगा और कौन वंचितों को न्याय दिलाएगा। जनता इस आधार के ऊपर मतदान करने वाली है और जनता का आधार और जनता को यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि पार्लियामेंट में वंचितों की आवाज़ को अगर किसी ने उठाया तो उस नेतृत्व का नाम इम्तियाज जलील है। पार्लियामेंट के अंदर दलित समाज और पिछड़े हुए जमात की दंगर समाज की आवाज़ को अगर किसी ने उठाया तो उस नेतृत्व का नाम इम्तियाज जलील साहब है। वृद्धाओं की और महिलाओं को इंसाफ और न्याय दिलाने की आवाज़ अगर किसी ने पार्लियामेंट में उठाया तो उस नेतृत्व का नाम इम्तियाज जलील है। तो जब जिस शख्स ने, जिस व्यक्तित्व ने सारे समाजों की आवाज़ को उठाया है तो हमारा ये विश्वास है, हमारा ये यकीन है कि ये सारे समाज भी इम्तियाज जलील साहब का बहुत आदर करते हैं और ये सारे समाज इम्तियाज जलील साहब को एक मत होकर पूरा मतदान करेंगे और ऐतिहासिक जीत से उनको जिताएंगे। सर म्हणजे दलित समाज आजही MM सोबत आहे असं आपलं म्हणणं आहे? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि दलित समाज इम्तियाज जलील साहब के साथ है। ठीक है, कुछ लीडर ज़रूर नाराज़ हो सकते हैं, कुछ नेता ज़रूर नाराज़ हो सके। देखा नेता जो होते हैं, लीडर जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनका नाराज़ होना भी स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति के अंदर और लोकशाही के अंदर जनता आखिर को फैसले करती है और जनता ने मन बना के रखा है और जनता का ये विश्वास पूरा पक्का है कि वो इस बार के इलेक्शन के अंदर फिर से इम्तियाज जलील साहब जो एक गंभीर नेतृत्व है इस समाज का, उनको फिर से एक बार सारे समाज मिलकर मतदान करने वाले हैं और ऐतिहासिक जीत से इम्तियाज जलील साहब सारे समाजों की वोट लेकर फिर से जीतने वाले। सर चंद्रकांत खैरे म्हणतात की इम्तियाज जलील कोण मी ओळखत नाही आणि यावेळेस इम्तियाज जलील खासदार बनणारही नाही, तर काय आपलं मत? क्या क्या बोलते हो, उनके कौन से सवाल का जवाब देना। अब जिसने आपको हराया उसको भी नहीं पहचानते, तो ये देखिए ये सियासी तुकबंदी है। मुद्दों के आधार पर बात कीजिए, आप मुद्दों पर बात कीजिए कि आपको 20 साल का समय इस जिले की जनता ने दिया था, आपने जिले की जनता की आशाओं को निराशा में बदला, आपने एक काम नहीं किया, फिर आप बोलते ये ऐसा है वो वैसा है। भाषाओं को ज़रा सुधारना चाहिए। आपको इतना दान का अनुभव है और ऐसा कैसे आप किसी को, हम देखिए हम भी बात करते हैं, हम आदरणीय हमारे चंद्रकांत खैरे साहब को ऐसा कभी कोई हम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे कि जिससे उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, जिससे उनके व्यक्तित्व को धक्का लगे। लेकिन आप भी जब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी ज़रा भाषा का स्तर अच्छा रखिए। लोकशाही के अंदर, इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर 4 लाख लोगों ने जिस शख्स को मत दिया है, यानी कि इम्तियाज जलील साहब को अपने वोटों से जिताया है और आप फिर से उम्मीदवार बन के वही लोगों के मत लेना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं उनको नहीं जानता, तो आप समझिए सोचने वाली बात है, आप किनका अपमान कर रहे हैं? आप लोकतंत्र के अंदर उन 4 लाख लोगों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो जो लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को अपने विश्वास का मत दे के जिताया था। ऐसी बातों से जितना बचे तो अच्छा है, नहीं तो उनके इलेक्शन के परिणाम और बहुत भयानक से भयानक आएंगे। जनता उनके ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं करेगी। सर इम्तियाज जलील यांनी 5 वर्षामध्ये मोठी कामे केलेली सांगता येईल का? इम्तियाज जलील साहब ने ऐसा पार्लियामेंट के अंदर खासदार हमारे बैरिस्टर असद अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने 640 प्रश्न उठाए हैं जनता के। सबसे बड़ा काम यह था कि आप जो मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने की बात, ये समाज का सबसे बड़ा काम है। जब हिंसा हो रही है, हुजूम को मार रहा है, इसकी बात अगर किसी ने उठाई, इम्तियाज जलील साहब ने उठाई। वृद्धाश्रम के अंदर हमारे माँ बापों को जो रखा जा रहा है उनको अगर इंसाफ न्याय दिलाने की बात करी तो इम्तियाज जलील साहब ने की। इम्तियाज जलील साहब ने सिर्फ अपने ज़िले की बात नहीं की, पूरे देश का नेतृत्व करने की बात की है। 540 प्रश्न आप उठाइए और उसके अंदर कई प्रश्न ऐसे जिसका पाठ पुरावा करने के बाद में आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि इम्तियाज जलील साहब कौन से नेतृत्व का नाम है। अभी ये जो घरकुल आवास योजना प्रधानमंत्री साहब ने खाली घोषणा तो कर दी थी, उसके लिए कोई जगह आइडेंटिफाई किया था, कोई योजना कोई काम किया था? 45,000 लोगों को जो घर मिलने वाला है उसका काम वो DPR अगर किसी ने गवर्नमेंट से मंजूर करा के लाया तो उस व्यक्तित्व का नाम सिर्फ इम्तियाज जलील है। 45,000 लोगों को घर दिलाने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय घटना के शिल्पकार, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लोगों को पढ़ाई की उन्नति हो, लोगों का एजुकेशन डेवलप हो, उसके लिए 100 करोड़ की ऐड अगर किसी ने दिलाई तो इम्तियाज जलील साहब ने दिलाई।
आप जाओ दूध डेयरी जालना रोड के ऊपर 400 बेड का हॉस्पिटल अगर किसी ने उसको मंजूरी दिलाई की थी और उस हॉस्पिटल का काम शुरू कराया, उस व्यक्तित्व का नाम इम्तियाज जलील साहब। कई ऐसे काम है जो मैं आपको बता सकता हूँ जो इम्तियाज जलील साहब ने 5 साल में कराया है, और ऐसे कई इश्यूज है। अब आप औरंगाबाद से पूना को रास्ते की चौड़ीकरण का नितिन गडकरी साहब से मिलकर रास्ते को नया बनाने के लिए उसकी मंजूरी कराई, और औरंगाबाद से लेके पूना रेलवे को, पूना का रेलवे अपने पास आज पूना को डायरेक्ट रेल नहीं है, इसकी मंजूरी अगर किसी ने दिलाई, इसकी बात अगर किसी ने उठाई तो इम्तियाज जलील साहब ने उठाई। औरंगाबाद से अजंता तक का रोड ये पूरा खटाई में पड़ा हुआ था, इस रास्ते का अगर काम मुकम्मल हुआ, इसकी आवाज़ किसी ने अगर उठाई, इस काम को अगर ज़मीन पे उतारा तो इम्तियाज जलील साहब। इतनी मिसालें दूँ मैं आपको, इम्तियाज जलील साहब ने काम जो किया। देखिए बात कैसी है कि दूसरे नेता अपने मुँह से बोलेंगे नहीं, उनको मालूम है इम्तियाज जलील साहब ने वो काम कारनामा करके दिखाया कि जिसको 20-20 साल का मौका मिला इसमें का एक काम भी वो कर नहीं सके। आप जाओ तो आप ताल्लुकों के अंदर, खेड़ों के अंदर जहाँ तक पहुँच सकते थे, जहाँ तक टैंकरों से पानी पहुँचाने की बात थी, जहाँ बहुत अति व्यवस्था में लोगों की जरूरत थी, वो भी काम उन्होंने किया। और कोरोना काल के काम को आप कैसे भूल सकते? औरंगाबाद में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने कोरोना काल के अंदर जो काम किया है, पूरे नेता तो दरवाजे बंद करके घरों में बैठ गए थे। सड़क पे अगर कोई फिर रहा था, समाजों की अगर कोई चिंता कर रहा था, उनके स्वास्थ्य की अगर कोई चिंता कर रहा था, तो उस व्यक्तित्व का नाम, उस लीडरशिप का नाम सिर्फ इम्तियाज जलील साहब। सर पुन्हा एकदा इम्तियाज जलील खासदार बनले तर जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणकोणते उपक्रम राबवणार? देखिए सबसे पहला काम है कि उद्योग को ज़्यादा, जितने इन्वेस्टर आएंगे बेरोजगारी दूर होगी। इम्तियाज जलील साहब की ये सोच है कि जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पर, होता क्या कि देखिए आपने हमारे पास में खेड़ा यूनिवर्सिटी दी गई थी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के लिए अलाउड हुई थी, लेकिन फडणवीस साहब ने उसको उठा के नागपुर को ले गए। उसको रोकने के लिए किसने धरना आंदोलन किया? सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने धरने आंदोलन किए। उसी तरह ऐसे कई योजनाएं थी जो डिमांड करके इम्तियाज जलील साहब यहाँ लाना चाह रहे थे, लेकिन जैसी वो मंजूर होती, सत्ता में बैठे हुए लोग, ये लोग उठा के अपने क्षेत्रों में ले जाते और बने बनाए काम को बिगाड़ देते। तो देखिए इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत काम की ज़रूरत है और हमको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलने के एक ड्राफ्ट इम्तियाज जलील साहब के पास में तैयार है कि जिससे नौजवान बच्चे वहाँ पर अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद में समाज के अंदर उतर के वो अपना रोजगार खुद तलाश कर सकते हैं। अब तो सबसे ज़्यादा अगर अभी किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी और जो काम की ज़रूरत रहेगी वो इम्तियाज जलील साहब करने वाले रोजगार के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, उसी तरह हेल्थ के ऊपर, इस तरीके के काम के ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा ध्यान देने वाले। और दूसरी अहम चीज़ कि शहर में अमन अमान रहे, भाईचारा बना रहे, भेदभाव की राजनीति खत्म हो और ये कहते हैं ना कि नफरत की जितनी राजनीति है उसको ख़त्म करने की काम इम्तियाज जलील साहब ने बहुत हद तक किया है और जो बचा कुछ है इस इलेक्शन में वो भी खत्म हो जाए। सर विरोधकांना काय सांगाल? देखिए विरोधकों का काम है, उनका काम है छातियाँ पीटना, विरोध करना। वो विरोध करते रह जाएंगे। इम्तियाज जलील साहब ऐतिहासिक जीत से पार्लियामेंट को फिर से पहुंचेंगे। इसलिए विरोधक जो है वो सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को पर्सनल विरोध कर रहे हैं। उनमें हिम्मत और दम नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा विज़न बता दे, ऐसा कोई एजेंडा उनके पास का बता दे कि वो समाज के लिए क्या करने वाले। जैसी बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि समाजों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और समाजों की इन ज़रूरत को, महिलाओं की ज़रूरतों को, वृद्धाओं की ज़रूरत को, नौजवानों की ज़रूरतों को और बिलो पार्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनकी कौन सी ज़रूरत है, मिडिल क्लास की कौन सी ज़रूरत है, हाई प्रोफाइल जो ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी कौन सी ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ों का अध्ययन और इसका अनुभव अगर किसी के पास में है तो वो खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास है। तो विरोधकों से मेरी एक ही विनती है कि विरोध करना छोड़ के अगर वो समाज के हित में दो काम अगर करें तो वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा। पर्सनल अगर क्रिटिसाइज अगर करते रहेंगे, पर्सनल अगर किसी व्यक्तित्व के ऊपर अगर आप बात करते रहेंगे तो समाज के अंदर ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होता। और विरोध करने वाले लोग, हाँ अगर इम्तियाज जलील साहब ने कोई बड़ा काम था, अगर वो डेवलपमेंट का काम नहीं किया और उससे बड़ा प्लान आपके पास में था और आप वो काम की जुस्तजू कर रहे हो, वो काम नहीं हुआ, अगर डेवलपमेंट के आधार पर आप विरोध कर रहे हैं तो लोकशाही मार्ग के अंदर हम ऐसे विरोध का स्वागत करते हैं। लेकिन आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास कोई मालूमात नहीं है, आप इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ रहे और असेंबली हिलाने की बातें कर रहे, अब ऐसे को क्या विरोधक कहेंगे क्या? बताइए आप मेरे को, जिनको पार्लियामेंट में जुड़े हुए सवाल नहीं मालूम, पार्लियामेंट के मुद्दे नहीं मालूम, पार्लियामेंट का एजेंडा नहीं मालूम,
पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली नहीं मालूम, जो काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको कहूँगा मैं कि लोकतंत्र के अंदर, राजनीति के अंदर जो मालूमात और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एक्सपीरियंस जिनके पास मौजूद नहीं है। हमारे पास में ऐसे समाज के अंदर, हमारे समाज में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होता है और समाज ऐसे लोगों को खातिर में भी नहीं लाता, ऐसे विरोधकों को गिनता भी नहीं। तो विरोधकों के हक में मैं इतना ही कहूँगा कि ये पर्सनल इम्तियाज जलील साहब की माला जपना छोड़कर अगर समाज के दो काम करे, घाटी के दवाखाने में जाए, मरीजों की देखभाल करे, जो सही बेचारे स्वास्थ्य के लिए परेशान है उनकी ब्लड की, उनकी दवाओं की अगर आपने कोई सुविधा करी तो मैं तो कहूँगा उसके लिए तुम्हारी आखिरत बनेगी, उसके लिए तुम्हारा अंतिम सफ़र अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ बुरा और छाता पीटने से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। आप अपना ही स्तर गिराने वाले हैं और आपका समाज में कोई भी स्थान रहने वाला नहीं। तर आपण बघू शकतो की ट्रॅफिक जाम या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे, तर शहराचे रस्ते छोटे झालेले आहेत असं वाटतं का कुठेतरी, आणि यासाठी एमएम काय करेल? देखिए, आराखड़ा जो तैयार किया गया महानगर पालिका ने, आराखड़ा जो तैयार किया डेवलपमेंट प्लान की अमल आवरी करना किसका काम है? ये महानगर पालिका का काम है। रास्ते अगर छोटे हैं, रास्ते अगर तंग है तो रास्तों को बड़ा करने का काम महानगर पालिका का है। 1971-72 से एक डेवलपमेंट प्लान बना के रखा गया है। और देखिए 30 साल मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, 30 साल इस औरंगाबाद के अंदर, कारपोरेशन के अंदर बीजेपी और शिवसेना ने यहाँ पर सत्ता चले, यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन शहर के आराखड़े के ऊपर, शहर के डेवलपमेंट के ऊपर और शहर के डेवलपमेंट प्लान के ऊपर 1% भी इन्होंने काम नहीं किया। अगर ये लोग ईमानदारी से काम कर लेते और जो आराखड़ा तैयार किया गया था 1970 में, उसको अगर अमलावरी कर लेते, उसके ऊपर अगर अमल कर लेते तो आपको ये छोटे रास्ते दिखाई नहीं देते थे, रास्ते बहुत ब्रॉड हो जाते थे। आज तक भी उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया है। तो हमारी ऐसी कोशिश है कि इमाम पार्टी के खासदार के इलेक्शन के बाद जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन आएंगे तो आराखड़े की अमलावरी के लिए भी पूरा काम किया जाएगा। हाउस के अंदर आवाज़ की पूरी शिद्दत और जरूरत से उठाया जाएगा। और देखिए, इमाम पार्टी वो पार्टी है जो डेवलपमेंट की बात करती है, जो एकता की बात करती है, जो अखंडता की बात करती है और सबको साथ लेके चलने की बात करती है। सर, शहराची सर्वात मोठी समस्या आहे की युवा वर्ग व्यसनाधीनतेकडे वळत आहे, तर याचं कारण काय सर? देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो नशे की तरफ नौजवान नस्ल जा रही है, जो नशे के भयानक नशों की तरफ जो नौजवान इसके अंदर मुलविस हो रही है, यानी कि नशों का उनको लत लग चुकी है, तो मेरा बोलना ये है इसके अंदर कि ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी विफलता है। आप नौजवानों को पढ़ाई नहीं दे रहे, आप नौजवानों के हाथों को रोजगार नहीं दे रहे, तो एक मानसिक तरीके से डिप्रेशन में गया नौजवान अगर वो नशों की तरफ नहीं जाएगा, वो जराम की तरफ नहीं जाएगा, तो बताओ मेरे को आप वो कहाँ जाएगा? तो ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा और दूसरा है बेरोजगारी, और ये दोनों चीज़ें अभी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और गवर्नमेंटों के पास में इसका कोई उपाय दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। न स्टेट गवर्नमेंट के पास दिखाई दे रहा, न सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिखाई दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिर्फ जुमलों की गवर्नमेंट बन के रह गई है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का धंधा कर रही है। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। नौजवान नस्ल को किस तरीके से कारोबार से लगाया जाए, नौजवान नस्ल के हाथ में किस तरीके से काम दिया जाए, नौजवान नस्ल के हाथ में कैसे नशे से उनको दूर रखा जाए, नौजवान नस्ल को कैसे उनके हाथ से नशा छुड़ाया जाए, ये तो और नशों के ऊपर नशों के कारोबार को अनुमति दे रहे, ये तो और उसकी परवानगी दे रहे। तो हमारा ये मानना है कि जो मेडिसिन से नशा भी जो नौजवान बच्चे ले रहे हैं, मेडिसिन का नशा सबसे डेंजर नशा सभी डेंजर होता है, लेकिन सबसे भयानक नशा अगर कोई इस वक्त चल रहा है तो ये मेडिसिन का नशा चल रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र शासन को एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इस वक्त सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है, नौजवान पीढ़ी की तरफ उसकी नज़र नहीं है। तो हमारी ऐसी विनती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से, कि आप अपने प्रदेश के नौजवानों को देखो वो कितने भयानक नशों के अंदर जा रहे हैं, कितने भयानक नशों के अंदर जो है तो उनको घेर रखा है भयानक नशों ने। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये नशों के कारोबार को, अगर नशे सेवन करने वालों को, इनके लिए अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक कड़क कायदा बना दी, क्यों तो देखो आज NPDS का जो एक्ट है वो गांजा चरस ड्रग्स वालों के लिए लगाया जाता है, लेकिन मेडिसिन से नशा करने वालों के लिए ऐसा कोई कड़ा और सख्त कानून नहीं है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अभी अपने सत्ता का झगड़ा छोड़ के सबसे पहले अपनी आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को अगर नशे से बचाना है तो फडणवीस साहब को, एकनाथ शिंदे साहब को एक एक्ट, एक कानून,
इस नशे से मुक्त करने के लिए प्रदेश को एक कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। जो नौजवान मेडिसिन से नशा ले रहे हैं, बेचने वालों को तो मैं कहता हूँ जन्मठेप की सज़ा मिलना चाहिए, और सेवन जो कर रहे हैं, जिसका नशा ले रहे हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मेडिसिन का नशा करने वाले लोगों के हाथों से ही अब क्राइम हो रहा है, और भयानक क्राइम अगर हो रहा है तो सिर्फ इन्हीं के हाथों से हो रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र शासन ने एक कड़ा कानून, एक कड़ा कायदा इसके ऊपर बनाना चाहिए, जिससे नौजवान पीढ़ी को इससे बचाया जा सके और नौजवान पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। तर विशेष म्हणजे महिलांसाठी तुमच्याजवळ काय काय उपक्रम आहेत? देखिए महिलाओं के लिए गवर्नमेंटों को जो काम करना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए गंभीर बिल्कुल नहीं है। आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चिंता का विषय है तो वो है उनकी सुरक्षा का। महिलाओं की सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए ऐसे आपको कायदे बनाना पड़ेगा और महिलाओं के साथ पूरा न्याय करना पड़ेगा। उसी तरह खासदार इम्तियाज जलील साहब की ये सोच है। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इससे पहले भी कहा है कि खासतौर से औरंगाबाद ज़िले के अंदर जितने ताल्लुक है और औरंगाबाद शहर के अंदर हम जो बाहर से पढ़ने वाली बच्चियाँ, जो बच्चे अपने गाँव से, देहातों से, पूरे मराठवाड़े से जो औरंगाबाद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, तांत्रिकी, अभियांत्रिका महाविद्यालय में, लॉ कॉलेज में, जैसे एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए जो महिलाएं मराठवाड़ा भर से बाहर से औरंगाबाद में आती है, उनके लिए एक बेहतरीन गेस्ट हाउस बनाने की बात की है। एक बेहतरीन गेस्ट हाउस उनको बनाया जाएगा उनके लिए रुकने के लिए, ताकि तालीमी माहौल के मैदान में हमारी महिलाएं भी पूरी सुरक्षा के साथ में तालीम हासिल कर सके और उनको सुरक्षा भी प्रदान हो सके और उनके रहने के और पढ़ाई के सारे वसाइल भी हो सके। इसलिए महिलाओं को, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा विशेष करके, कि महिलाएं जब एजुकेशन हासिल करना चाहती है, जब महिलाएं एजुकेशन से जोड़ना चाहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे पैकेजेस महिलाओं के लिए घोषित करें, उनकी ऐसी योजनाएं तैयार करें कि जो महिलाएं केजी से लेकर तो हायर एजुकेशन लेना चाहती है, वहाँ तक उसको पूरा ये जो अपने इसका जितना भी फंड होता है, पढ़ाई का जितना भी उसको खर्चा लगता है और पढ़ाई के वास्ते उसको जितनी भी स्कॉलरशिप लगती है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिलाओं को देना चाहिए। देखिए महिलाओं का उत्थान और महिलाओं का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वो सुशिक्षित हो, और सुशिक्षित होने के लिए, महिलाओं को हमारी सुशिक्षित करने के लिए, महिलाओं को अपने बल पे खड़ा करने के लिए आपको उसके उपाय करना पड़ेगा। उसके जैसे मैंने बताया कि आपको पूरा डिज़ाइन और पूरा ब्लूप्रिंट खासदार इम्तियाज जलील साहब ने तैयार करके रखा है कि हम उनके लिए उनके रुकने की सुविधा करेंगे, उनके लिए पूरे अपग्रोह बनाए जाएंगे, उनके लिए पूरे रुकने के, मैं कहा ना, गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। और ऐसी समस्या ज़मीन भी उसके लिए आइडेंटिफाई की जा चुकी है। तो ऐसी और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें और सारे उपक्रम करने वाले हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्होंने भी महिलाओं की तरक्की के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के एजुकेशन के लिए, जब पहली फर्स्ट क्लास से लेके तो हायर एजुकेशन लेने तक, PhD तक, महिलाएं जो भी स्कॉलरशिप की डिमांड करती है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देकर महिलाओं को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ताकि वो समाजी धारा से जुड़ी रहे और वो एबल हो सके, एजुकेटेड हो सके और ख़ुद के दम पे खड़े रह के समाज में सभी का मुकाबला कर सके। तर जे उमेदवार लोकसभेसाठी उभे राहणार आहेत, तर यांच्यामधून इम्तियाज जलील यांची टक्कर कोणासोबत आहे? देखिए उम्मीदवार कितने सामने हमको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, उम्मीदवार कितने खड़े रहे हमको उनको मानने की भी ज़रूरत नहीं है। इम्तियाज जलील साहब ने जो सारे समाजों के दिलों में प्यार मोहब्बत से जो जगह और जो स्थान बनाया है, इम्तियाज जलील साहब की टक्कर, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई अवाम के मुद्दों से, जो गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट जिन मुद्दों को अपनाना नहीं चाहती, जिन मुद्दों से नज़र फेर के किसी और दिशा में लोगों की नज़रों को ले आना चाहती, भेदभाव की राजनीति करना चाहती, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई मुद्दों से, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई बेरोजगारी के मुद्दे से, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई हमारे शिक्षा के मुद्दे से, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई सड़क के मुद्दे से, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई पानी के मुद्दे से, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई सुरक्षा के मुद्दे से, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई एकता अखंडता की है। इम्तियाज जलील साहब के मुद्दों की लड़ाई तमाम समाजों में किस तरह एक तरह आके हम मोहब्बत और प्यार बांट सके, इसकी लड़ाई, इन मुद्दों को लेकर हम उतरने वाले हैं। सामने कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। जनता को कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है और जनता के लिए हमको कौन सी लड़ाई लड़ना है, इन मुद्दों को लेकर इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और MIM पार्टी इन मुद्दों के आधार पर समाज के सामने जाने वाली है
अवाम के सामने जाने वाली है। और हमारा ये विश्वास है कि जब हम रियल पॉलिटिक्स करेंगे, ओरिजिनल पॉलिटिक्स करेंगे, जब हम सत्य कथन लोगों के सामने रखेंगे, जब हम हमारे जनता के मुद्दे अवाम के सामने रखेंगे, तो ये हमारा ऐसा विश्वास है कि इस बार का इलेक्शन इम्तियाज जलील साहब बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सर, औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकासासाठी व शेतकरी बांधवांसाठी तुमच्याकडे कोणकोणते उपक्रम आहेत? देखिए साहब, शेतकरियों के ताल्लुक से सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि शेतकरियों को जिस तरीके से पीड़ित किया गया, शेतकरियों की मांगनियों को जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज कर दी, शेतकरी साल भर तक सड़क पर आंदोलन करता रहा, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, उनके ऊपर काठियाँ चलाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस फेंके गए, उनको कभी खालिस्तानी कहा गया, उनको कभी आतंकवादी कहा गया। क्या इस चीज़ के लिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को जीत के दिया था? इसलिए उनके हाथ में 70 गवर्नमेंट दी थी कि आप, जो हमारा देश खेती प्रधान देश है, आप शेतकरियों का अपमान करो, आप उनकी डिमांडों को नज़रअंदाज करके उनके ऊपर आप लाठियाँ बरसाओ, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकेंगे आप। देखिए, ये सारी चीज़ें, इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं तो कहूँगा कि शेतकरियों ने जितना कष्ट और जितना जोखम और जितनी परेशानी ये सरकार के टाइम पे उठाई, इतनी परेशानी उनको कभी नहीं उठाई पड़ी। देखिए, हमारे इस देश के बहुत बड़े एक्सपर्ट कृषि के, जो हमारे हुर्रियत क्रांति के नाम से जिनको जाना जाता है, स्वामीनाथन साहब, स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में दी है और उसके अंदर जो रिकमेंडेशन किए, उन रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक भी कोई काम नहीं किया है। देखिए, स्वामीनाथन साहब ने सबसे पहले कहा था कि अगर आप किसानों की उन्नति चाहते हैं, अगर आप किसानों की कामयाबी चाहते हैं, अगर आप किसानों का डेवलपमेंट चाहते हैं, देखो किसान डेवलपमेंट होगा तो देश डेवलपमेंट होगा। तो देश डेवलपमेंट की सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई है तो किसान है। तो स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बात कही थी कि MSP जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमारे किसान भाइयों को कृषि के क्षेत्र के अंदर ये उनको मिलना चाहिए। और बार बार पार्लियामेंट के अंदर किसानों की आत्महत्याओं के ऊपर, किसानों की इनकम के ऊपर, किसानों की आय के ऊपर आपने देखा होगा कि अगर किसी ने पार्लियामेंट में इस आवाज़ को उठाया तो हम बड़े गर्व के साथ और फख्र के साथ कहते हैं कि इस आवाज़ को अगर किसी ने उठाया तो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय खासदार बैरिस्टर असद अवीसी साहब ने उठाया और हमारे महाराष्ट्र के नेता और हमारे इस ज़िले औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब ने उठाया। और इम्तियाज जलील साहब ने और अवीसी साहब ने बार बार कहा कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दे नहीं रहे, आप इसका कानून बनाइए, आप इसका कानून बनाए कि हमारे किसानों के साथ इंसाफ कीजिए। लेकिन मैं इस बार के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, मैं किसान भाइयों से ख़ासतौर से विनती करूंगा कि ऐसी अहंकार से भरी हुई सरकार को, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, जो किसानों को उनको हकों से वंचित रखी और जिसने किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई, जिसने किसानों पर काठियाँ चलाई और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को नाफिज करने से इनकार किया और MSP लागू करने से इनकार किया, तो जब तक हमारी लड़ाई और ख़ासतौर से हिमायत की लड़ाई, जब तक किसान भाइयों को MSP नहीं मिल जाता, MSP का कानून नहीं बन जाता, हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन किसानों से हमारी ये विनती है कि आप भी जड़ से उखाड़ के फेंको ऐसी अहंकार से भरी हुकूमतों को, जिन्होंने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया, जिसने आपके ऊपर लाठियाँ चलाई, जिसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की और इतने मेहनत और कष्ट करने वाले किसानों को आतंकवादी कहा, इनको खालिस्तानी कहा। तो हमारी ऐसी गुजारिश, ऐसी विनती है तमाम देश के किसान वासियों से कि आप जितनी ताकत से हो सकता है इस अहंकार से भरी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने के लिए अपने वोटों का इस्तेमाल करें। सर, यांच्या माध्यमातून आपण नागरिकांना काय आव्हान कराल? देखिए, नागरिकों से मेरी ये विनती है कि शहर का भी सबसे बड़ा मसला है पानी का मसला। और फिर एक बार शहर वासियों को मैं कहूँगा कि इन्होंने इससे पहले 300 करोड़ रुपए की एक योजना लेके आए थे शिवसेना और BJP की गवर्नमेंट ने। उस योजना के अंदर वाटर यूटिलिटी कंपनी के नाम से लेके आए थे। उस योजना को अगर भ्रष्टाचारी योजना को अगर किसी ने शहर से उठाकर उखाड़ के फेंका तो उस नेतृत्व का नाम खासदार इम्तियाज जलील साहब है। क्यों? तो उसके अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार था। बाद में ये भ्रष्टाचारी लोग कोर्टों तक भागे, हाई कोर्ट तक भागे, हाई कोर्ट ने उठा के फेंक दिया और बता दिया कि ये भ्रष्टाचारी समिति थी, उठा के फेंको और नई कमेटी गठित करके फिर इम्तियाज जलील साहब ने कहा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, इसके जो ट्रेन इंजीनियर है
जिनको पानी का काम करने के बाद बाढ़ का अनुभव है, महाराष्ट्र शासन से उसकी विनती की कि उनके हाथ में पूरा पानी का काम दिया जाए। देखिए इस शहर को 30 साल तक पानी को प्यासा, और पानी के लिए प्यासा अगर किसी ने रखा तो उन पॉलिटिकल पार्टियों का नाम है शिवसेना और बीजेपी। आपको 12-12, 15-15 दिन के बाद पानी दे रहे और आपसे टैक्स के पैसे वसूली किए जा रहे और कोई पानी के ऊपर काम नहीं किया उन्होंने। सिर्फ 30 साल सेना बीजेपी ने कारपोरेशन में बैठ के सत्ता चलाई, सिर्फ मलाई का काम किया, मलाई खाने का काम किया और जनता को, और जितनी प्यासी जनता, तरस जनता है, इनको प्यासा रखा, पानी के ऊपर भी राजनीति की। और आज बड़ी शान से पानी की बात करते हैं लोग। जनता क्या भूल जाएंगे क्या? अरे भाई चुन के आपको दिए तो सत्ता आपके हाथ में थी, तो सवाल भी आपसे होगा, जिम्मेदार भी आप है। तो हम पहली आवाज़ अगर जनता को कहेंगे, पहला आह्वान हमारा ये है कि पानी के ऊपर सबसे पहला काम कि पानी 2 दिन की बाद कम से कम जनता को मिले, कम दाम पे मिले। एमआईएम की ये मांगनी है कि 100 रुपये महीना, यानी कि साल के 1200 रुपये इतनी पानी पट्टी लेना, और 1 दिन और लोगों को पानी मिलना चाहिए, हर घर पे पानी मिलना चाहिए। और ये मीटर का धंधा, ये पानी के मीटर लगाए जा रहे हैं, ये व्यवसाय करने की जरूरत है। पानी का व्यवसायीकरण एमआईएम किसी भी कीमत पर कारपोरेशन को करने नहीं देगी। क्यों? तो पूरा पानी का पैसा, पानी के लिए जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से लाया गया है, 3000 करोड़ रुपए की अब ये योजना जा चुकी है। तो जब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुदान दिया है, आपको तो रिफंड करना है नहीं, क्या कि मीटर आप लगा रहे और क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? ये जनता ने 30 साल तक पानी के लिए प्यासा रहे हैं, 30 साल तक आपको भुगता है, तो जनता को राहत मिलना चाहिए, जनता को अब इसके अंदर आसानी मिलना चाहिए, जनता को इसमें सहूलत मिलना चाहिए। इसलिए पानी के ऊपर हम ये चाहते हैं कि 1200 रुपये पानी पट्टी रहना चाहिए और पानी 1 दिन आड़ जनता को मिलना चाहिए। और जो पानी की आड़ लेकर राजनीति करेगा, जनता ने उसको अपने मतों के जरिए उसकी डिपॉजिट जब्त कराना, उसको उसकी जगह बताना। इसलिए शहरवासियों से मेरी विनती है कि पानी का काम अगर आपका कोई कर सकता है, पानी अगर आपको 1 दिन आड़ को दिला सकता है, और पानी के लिए ज़मीन पर और हाउस में अगर कोई लड़ सकता है, तो वह सिर्फ खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में एमआईएम पार्टी लड़ सकती है। इसलिए हमारी विनती है तमाम शहर के ज़िले की जनता से कि इस बार इम्तियाज़ जलील साहब को पूरी ऐतिहासिक जीत से आप जीत के दीजिए, और फिर देखिए आपको पानी भी सस्ता मिलेगा और 1 दिन आड़ मिलेगा। हे होते एमआयएम प्रवक्ता आरिफ हुसेनी, ज्यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। कॅमेरामॅन आदित्य लाटेसोबत मी आदर्श लाटे, आपण बघत आहात विशेष न्यूज।